देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें से आगे सामने मौजूद हो रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को कोर्ट तक घसीट रही है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से कोर्ट में जाकर कहना पड़ा कि हम कांग्रेस पार्टी के हैं विधायक और इसके बाद लॉयल्टी दिखाने के लिए आना पड़ेगा विधानसभा। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा था एक विश्वविद्यालय कॉलेज के अंदर दोस्तों, लेकिन एनएसयूआई के लोगों ने जोरदार तरीके के विरोध का किया था ऐलान और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष दे रहा था धमकी। इसके बावजूद पहुंच गया एनएसयूआई के कार्यकर्ता। बताएंगे आगे क्या हुआ दोस्तों। इसी के साथ में असम के चाय बागान में नरेंद्र मोदी गए थे चाय पीकर लोगों को साधने के लिए। दोस्तों राहुल गांधी ने एक ऐसा वादा किया जिससे 6 एसटी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से आकर खड़े हो गए हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी ने देश भर को लेकर एक एआईसीसी की एडवाइजरी काउंसिल बनाई है दोस्तों, जिसमें देश भर के कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक समाज के सारे बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। और अल्पसंख्यक समाज को लेकर क्या बदल रही है कांग्रेस पार्टी रणनीति दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाहे एक विधायक हो, 2 विधायक हो, 10 विधायक हो, सबके सबकी नेताओं को या तो स्पीकर से बोलकर सस्पेंड कराया जाना चाहिए, वरना अगर स्पीकर ना माने तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट में घसीटना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अब तक कांग्रेस पार्टी के कुछ बागी विधायकों को लग रहा था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में बातचीत जारी रखेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के समर्थन में काम करेंगे और नाम के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायक बने रहेंगे, तभी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। क्योंकि कार्रवाई करने के लिए भी अगर जाएंगे तो फिर स्पीकर के सामने जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे और स्पीकर क्योंकि बीजेपी का है तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन अब इन बागियों का भ्रम भी पूरी तरीके से उतरने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब केवल स्पीकर के भरोसे नहीं है दोस्तों, बल्कि कोर्ट तक में घसीटा जा रहा है। अब जो अपडेट मध्य प्रदेश से सामने आ रही है वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में एक मंच पर कांग्रेस पार्टी की विधायक निर्मला सप्रे दिखाई दी थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि इनको नोटिस भेजा जाए और पूछा जाए कि आखिर ये बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ मंच पर क्या कर रही थी। इसका कोई जवाब नहीं आने के बाद स्पीकर के सामने जाकर मामले को बताया गया दोस्तों। स्पीकर से कहा गया कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है, इसको पोस्ट से हटाया जाए। लेकिन स्पीकर भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का है तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सीधा कोर्ट पहुंच गए दोस्तों। उमंग सिंघार ने कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल करते हुए कांग्रेस पार्टी की बागी विधायक निर्मला सप्रे के सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी दोस्तों। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि हमको विप से जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो लाकर आप दीजिए, इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने निर्मला सप्रे से सवाल पूछा कि क्या आप कांग्रेस पार्टी की विधायक है या कांग्रेस से अलग हो गई है। तो इसके बाद विधायक ने अपने वकील को भेजकर यह बुलवाया कि वो कांग्रेस पार्टी के ही हिस्सा है, यानी कांग्रेस पार्टी के ही विधायक है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि इनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बागी के लिए तगड़ा झटका उस वक्त है जब कांग्रेस के बागी नेत्री को लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में मदद कर देंगी और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ जाएगी। इसके बावजूद पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पार्टी कोर्ट तक पहुंच गई। तो इसके बाद अब वकील को भेजकर बोल रही है कि वो पार्टी का हिस्सा है। इसके बाद आगे बोलते हुए कहती है कि बीजेपी को किसी विधायक की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी के पास पहले से ही बहुमत का आंकड़ा है, ना ही उनके विधायक ना होने से उनकी सरकार गिर जाएगी, यानी ना ही कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाएगी और ना ही बीजेपी के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास भी बहुमत है। सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता पार्टी को हल्के में ले रहे थे दोस्तों। उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो कुछ मदद पहुंचाएगी और पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन लोगों का भ्रम टूट रहा है, क्योंकि पार्टी सीधा कोर्ट तक घसीट रही है। उसके बाद इनको आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा एक्शन कैसे ले सकती है। उन्हें लग रहा था कि ये तो कॉमन चीजें हैं, होती रहती है राजनीति के अंदर दोस्तों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर जिस तरीके से शक्ति दिखाई है और जैसे हरियाणा उसके बाद अलग अलग राज्यों के अंदर इन विधायकों को विधायकी से मुक्त करवाकर दोबारा से चुनाव लड़वाने को लेकर मजबूर किया जा रहा है और पार्टी हराने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अब बिल्कुल भी थोड़ा भी बगावत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि पार्टी इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ में चलती है दोस्तों, एकदम सही किया, कोर्ट में घसीटकर अब जवाब तो देना पड़ेगा। और जैसे ही 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी विप की प्रतियां यानी कॉपियां लाकर देगी, वैसे ही कार्रवाई होगी इस विधायक के ऊपर दोस्तों। सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीजेपी के लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को चुनौती दे रहे थे दोस्तों। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 3 अप्रैल को यानी बीते दिन आरएसएस द्वारा एक प्रस्तावित मातृशक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा था दोस्तों। इस बात का जोरदार तरीके से विरोध कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई एनएसयूआई ने किया। एनएसयूआई ने कहा कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई लिखाई करने की जगह होती है, छात्र राजनीति की जगह होती है, छात्रों के मुद्दे से जुड़े मामले को उठाने की जगह होती है। ये नहीं होता कि यहाँ पर आकर आरएसएस और बीजेपी वाले अपनी विचारधारा को फैलाए। ये शिक्षा का
मंदिर है, यहाँ पर राजनीति नहीं करने दिया जाएगा, खासकर विचारधारा लोगों के ऊपर थोपने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बीजेपी के नेता अमित गोयल, भाजपा के जिला अध्यक्ष दोस्तों, वो एनएसयूआई वालों को धमकी दे रहे थे। छात्र संगठन कांग्रेस को धमकी देते हुए कह रहे थे कि अगर कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो फिर सही नहीं होगा, और इस तरीके की बार बार धमकी दी जा रही थी। पुलिस वाले तैयारी कर चुके हैं और अगर कोई गलत प्रयास किया जाएगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा दोस्तों। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता की धमकी के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता ने विरोध करने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने कहा कि वो डंके की चोट पर विरोध करेंगे और इसका खुलेआम एग्जाम्पल देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोग बीते दिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर विरोध करने के लिए पहुंच गए। अब जो अपडेट है दोस्तों वो ये की जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर एक बार फिर से राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया दोस्तों, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर छात्र संगठनों के बीच में जोरदार तरीके का विवाद भड़क गया। संविधान पार्क में आयोजित होने वाले मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम के विरोध में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई ने जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंच गए और पहले से ही तैनात पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी मौजूदगी के बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर चढ़ गए दोस्तों और जोरदार तरीके का विरोध करने लगे। अचानक से माहौल तनावपूर्ण हो गया और स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। इसे देखते हुए पुलिस ने धक्का-मुक्की करना शुरू कर दिया। हालात काबू से बाहर होते ही पुलिस को हल्का बल का उपयोग करना पड़ा दोस्तों, लेकिन आरएसएस के प्रबुद्ध जन संवाद और संगठनात्मक विस्तार के कार्यक्रम का पुरजोर तरीके से एनएसयूआई के लोगों ने विरोध किया है दोस्तों। कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन विरोध डंके की चोट पर किया गया। यहाँ तक कि एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए, लेकिन लगातार विरोध जारी रहा दोस्तों। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, खासकर एनएसयूआई के लोग, पीछे हटते नहीं है। राजस्थान युवा कांग्रेस इकाई के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में बीजेपी सरकार ने आरएसएस के कार्यक्रम के लिए पूरे विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया है। जब एनएसयूआई के साथी इसका विरोध कर रहे हैं तो पुलिस वाले कार्रवाई के दम पर छात्रों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय किसी संगठन की विचारधारा को थोपने का मंच नहीं होता। बीजेपी सरकार ने इस तरह के छात्र शक्ति को दबाने का काम किया है। एनएसयूआई इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता है, यानी कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपने छात्र इकाई का समर्थन करने का ऐलान किया है दोस्तों। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। एनएसयूआई हर बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उस कार्यक्रम का विरोध करते हैं जिसमें राजनीति की जाती है, जिसमें विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बनाया जाता है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें असम विधानसभा चुनाव में अगर परिवर्तन होगा दोस्तों तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो 7 बड़े एसटी समाज के लोग हैं, यानी ट्राइबल समाज के लोग हैं, वे परिवर्तन करेंगे, जिसमें मोरान, मोटोक और सूटिया जनजातियों के साथ साथ टाई ओहोम और कोच राजवंशी और चाय बागान में काम करने वाले लोग करेंगे, क्योंकि एसटी दर्जा मांगा जा रहा है दोस्तों। अभी ये जो 7 समुदाय के लोग हैं इनको एसटी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको एसटी दर्जा मिलना चाहिए। शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे की मांग की जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी इन्हीं समाज के बीच में गए थे दोस्तों। चाय बागान में चाय की चुस्की लेने के लिए नरेंद्र मोदी को लग रहा था कि चाय की चुस्की लेंगे और चाय पर संवाद करेंगे तो इससे एसटी समाज के लोग मान जाएंगे कि उनको स्टेटस नहीं दिया जा रहा, तो सब कुछ सही है। लेकिन दोस्तों इन 7 समुदाय के लोगों की ये मांग है कि इनको एसटी समुदाय का स्टेटस मिलना चाहिए और नरेंद्र मोदी ने तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वादा खुले तौर पर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप लोग सरकार बनाइए, 100 दिनों के अंदर हम लोग फौरन ये कदम उठाएंगे और 7 समुदाय के लोगों को एसटी दर्जा दिलवाएंगे। और ये जो 7 समुदाय के लोग हैं इन्होंने आए दिन कई बड़े आंदोलन असम के अंदर किए हुए हैं दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि समुदाय पूरी तरीके से एक्टिव होकर काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी एसटी समाज के लोगों के न्याय को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। और नरेंद्र मोदी को लग रहा है कि वो चाय पर चुस्की लेकर बातचीत करके समाज के लोगों को मना लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। और राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है ये खुलकर एसटी समाज के लोगों को बताया गया है कि उनको आधिकारिक तौर पर एसटी समाज का स्टेटस दे दिया जाएगा। साथ साथ दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ मैदान में कूद रही है। अब जो अपडेट है वो ये की कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों से जुड़े मामले को लेकर एक कमेटी बनाने का फैसला लिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस माइनॉरिटी काउंसिल बनाने का फैसला लिया है, अल्पसंख्यक विभाग गठन करने का फैसला लिया है, एक नई सलाहकार परिषद का गठन किया जा रहा है। इस परिषद में तत्काल प्रभाव से 33 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं दोस्तों। इस नए सलाहकार निकाय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मौजूदा सांसद और विधायक शामिल होंगे, जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों और पार्टी के संगठन का व्यापक अनुभव है। इसका उद्देश्य पार्टी की अल्पसंख्यक नीति को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर संवाद को बढ़ाना है। इस परिषद में शामिल नेताओं के नाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर का है दोस्तों, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम ऐड किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों से जुड़े कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर यह काउंसिल बनाया जाए, जिसमें अल्पसंख्यक समाज की चिंताओं को लेकर, समस्याओं को लेकर चर्चा की जाए। अल्पसंख्यक समाज को लेकर कांग्रेस की क्या नीति होगी, इस बारे में डिटेल में चर्चा होनी चाहिए और एक रोड मैप के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, जो अच्छी बात है दोस्तों। अल्पसंख्यक समाज के
लोगों को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बंगाल चुनाव में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव को साम दाम दंड भेद हर तरीके से चुनाव जीतने की एक कोशिश चल रही है दोस्तों। दरअसल जो अपडेट है वो ये की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पश्चिम बंगाल के सैकड़ों करोड़ रुपए के नगर निकाय की नौकरी घोटाले के सिलसिले में राज्य मंत्रिमंडल के 2 मंत्री को पूछताछ के लिए तलब किया है दोस्तों। जिन मंत्रियों को समन किया गया है उसमें अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथीन घोष शामिल है। यानी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन पर एक्शन हो रहे हैं दोस्तों। जबकि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभी चुनाव में बिजी है। दोनों के दोनों तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बावजूद ईडी के द्वारा इनको समन भेजा जा रहा है, पूछताछ के लिए आने के लिए बोला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सुजीत बोस को 6 अप्रैल को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बोला गया है दोस्तों। और आने के लिए तो बोला ही गया है, लेकिन पूछताछ के बाद किस नेता की गिरफ्तारी कब हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो ऐसे में जो विधानसभा का चुनाव एक उम्मीदवार लड़ रहा है, जो मंत्री भी है राज्य का, उसको ईडी का समन वो भी चुनाव के बीच में देना कहीं ना कहीं दोस्तों समन भेजने की मानसिकता को सबके सामने उजागर करती है कि कैसे दबाव बनाने के लिए समन भेजा जा रहा है और कैसे विधानसभा सीट पर चुनाव को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब चुनाव प्रचार हो रहे होते हैं तो एक एक सेकंड जरूरी होता है दोस्तों। ऐसे में अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो सीधी सी बात है कि 2-3 दिन ऐसे ही खराब होंगे, क्योंकि सारे दस्तावेज तैयार किए जाएंगे जवाब देने के लिए और वकील तैयार किए जाएंगे और इस तरीके से तमाम तरीके की समस्याएं सामने आती है दोस्तों। ऐसे में 2 मंत्रियों को ये जो नोटिस गया है ईडी का, कहीं ना कहीं इसे काफी गंभीर मामला आप समझ में आने लगा है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि बीच चुनाव में कोई केंद्रीय एजेंसी किसी व्यक्ति को बल्कि 2 मंत्रियों को नोटिस जारी कर दे जबकि वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव प्रचार के टाइम में नेताओं को, चाहे कोई भी नेता हो, उसको एक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 तारीख को, उसके बाद हो कोई भी नेता फ्री होगा तो उससे बातचीत की जा सकती है, पूछताछ जो भी करना है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि बीच चुनाव में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, समन क्यों भेजा जा रहा है? आप लोग जानते ही हैं, क्लियर कट पूरा मामला है। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता और संजय राउत ने जलगांव में एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट को तोड़ सकते हैं। एनसीपी में मचे घमासान पर संजय राउत ने कहा कि अजित पवार की एनसीपी के करीब 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यही स्थिति शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ भी हो सकती है, वहां से भी कुछ विधायक बीजेपी का रुख कर सकते हैं। संजय राउत के अनुसार एनसीपी के करीब 25 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वहीं पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई विधायक बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों। अजित पवार गुट की एनसीपी में जारी अंदरूनी कलह के बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया दोस्तों। उनका कहना है कि अजित पवार गुट के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वहीं पर एकनाथ शिंदे गुट के भी कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एक हथियार के तौर पर बीजेपी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और वो एनसीपी एपी यानी अजित पवार गुट में एक बड़ी फूट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जैसे ही इशारा बीजेपी से मिलेगा कम से कम 20-25 विधायक लेकर अलग होने जा रहे हैं और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों, और जैसे सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के बीजेपी के साथ में ताल्लुकात है, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में ताल्लुकात है, कुछ भी हो सकता है। और 25 विधायकों का टूटना कोई बड़ी बात नहीं है एनसीपी एपी के लिए, क्योंकि एनसीपी एपी में एक जबरदस्त तरीके का घमासान मचा हुआ है दोस्तों। कोई कह रहा है कि हमको शरद पवार की पार्टी के साथ में विलय हो जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि विलय नहीं होगा और इस तरीके से लगातार गुटबाजी जारी है। रोहित पवार दर दर भटक रहे हैं अपने चाचा, अपने काका अजित पवार की मौत के मामले को लेकर जांच पड़ताल कराने के लिए दोस्तों, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कहीं किसी थाने में उनका केस भी नहीं लिया जा रहा। इसे पार्थ पवार जो अजित पवार के बेटे हैं, उनको साफ तौर पर लग रहा है कि उनके पिता को न्याय नहीं मिल पा रहा और भाजपा सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। तो अंदर खाने एक दबी आवाज में विरोध का सुर है दोस्तों, लेकिन ये कब प्रखर होगा ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों को लेकर सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक दोस्तों, जिसमें बंगाल का विधानसभा चुनाव 2 नारों के बीच में आजकल काफी ज्यादा चल रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गापुर में नामांकन दाखिल करने के वक्त उस समय तनावपूर्ण स्थिति हो गई जब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। घटना दुर्गापुर सब डिविजनल ऑफिस परिसर का है दोस्तों, जहां पर भारी संख्या में तैनात पुलिस बल की मौजूदगी में हालात को काबू करने के प्रयास किए गए, लेकिन काफी ज्यादा आपस में तीखी बहस और यहाँ तक की धक्का मुक्की भी देखने को मिली दोस्तों। बीजेपी दुर्गापुर पूर्व से अपने उम्मीदवार चंद्रशेखर बंदोपाध्याय का नामांकन दाखिल करवा रही थी और एसडीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। उसी वक्त तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार वहां से गुजर रहे थे और कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प देखने को मिली, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा वालों को देखते ही जय बांग्ला के नारे जोर जोर से लगाने लगते हैं, वहीं पर भाजपा के लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों जय श्री राम और सामने से जय बांग्ला के नारे सुनाई देते हैं, तो ऐसे में दोनों तरह से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है दोस्तों एग्रेसिव तरीके से चुनावी मैदान में उतरने का। और तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार भी बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय बांग्ला के नारे से काउंटर किया
किया था दोस्तों, और बाद में चुनाव के जो नतीजे देखने को मिले उससे पता चल गया कि जय बांग्ला का नारा काफी ज्यादा चलता है दोस्तों, और जय बांग्ला के नारे को बार बार तृणमूल कांग्रेस के लोग रिपीट करते हैं और भाजपा के जय श्री राम के नारे के सामने चुनौती के तौर पर पेश करते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरे के लिए आए थे दोस्तों। रोड शो कर रहे थे और रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे थे। अमित शाह जब यहां पर रोड शो कर रहे थे भवानीपुर में, तब उनके सामने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथ में काला झंडा लेकर पहुंच जाते हैं और विरोध जताते हैं दोस्तों, और काला झंडा दिखाते हुए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की फोटो सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने कहा कि अमित शाह का बंगाल में विरोध हुआ है और काले झंडे दिखाए गए हैं। तो अमित शाह की जमकर किरकिरी भी हुई है दोस्तों। सबको पता चला है कि बंगाल में अमित शाह का विरोध हुआ है, तो उसके बाद अब अमित शाह के विरोध को नहीं रोक पाने वाले कई सारे अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग के पूरे कंट्रोल में है पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी है वो चुनाव आयोग के इशारे पर काम कर रहे हैं। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अमित शाह का विरोध जो हुआ उस मामले पर दोस्तों कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ने डीसीपी रैंक के अपने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को शुक्रवार को सो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस उपायुक्त डीसीपी दक्षिण सिद्धार्थ दत्त और डीसीपी रिजर्व फोर्स मानसी राय ने जवाब तलब किया है। दोनों अधिकारी गुरुवार को भवानीपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जहां पर शुभेंदु अधिकारी का नामांकन चल रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों को नोटिस देकर पूछा गया है कि वो भीड़ को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाए। अवैध जमावड़ा लगा, नारेबाजी की गई, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया, जिसमें 2 मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री हैं और चुनाव आयोग के अधीन अभी पूरी कानून व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ से पूरा प्रशासन अब बीजेपी के हाथ में पहुंच चुका है और इसीलिए ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें भवानीपुर से ही एक बड़ी अपडेट आई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले एक नया विवाद हुआ है दोस्तों। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर विधानसभा सीट के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको हटाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि अधिकारी बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीएमसी ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को एक शिकायत पत्र देकर भवानीपुर सीट के लिए नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए दोस्तों। पार्टी का कहना है कि इस अधिकारी का शुभेंदु अधिकारी के साथ में करीबी संबंध रहा है। खास तौर पर यह अधिकारी नंदीग्राम 2 में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम करता था, तब से ही शुभेंदु अधिकारी से इसकी जान पहचान है और अब ये भवानीपुर के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर बनकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और चुनाव आयोग से पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर निष्पक्ष चुनाव भी नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग को इन चिंताओं के बारे में देखना चाहिए। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया के अंदर कांग्रेस के विधायक की सदस्यता अलोकतांत्रिक तरीके से समाप्त करने और प्रदेश में किसानों की बदहाली स्थिति और बीजेपी सरकार के कार्य प्रणाली पर कई सारे गंभीर सवाल उठाते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस किसानों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी। दोस्तों जीतू पटवारी ने दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म किए जाने पर कहा कि दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को न्याय के लिए 60 दिनों का टाइम दिया है, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा आधी रात में विधानसभा के सचिवालय को खुलवाकर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक और नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज के मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई और दूसरी ओर हमारे विधायक को सस्पेंड किया गया है, उसकी विधायकी रद्द की गई है और ये सारा का सारा जो एक्शन हो रहा है वो हमारे विधायक को दबाने की कोशिश के तहत हो रहा है। यानी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या कम करने के लिए सारे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के विधायकों को लेकर नए नए मामले खोले जा रहे हैं और सबको पता है कि मामला हाईकोर्ट में जाएगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता पर कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन स्पीकर ने तात्कालिक ये कार्रवाई कर दी है ताकि राज्यसभा के चुनाव के अंदर फायदा मिल सके। आप लोग जानते हैं कि किसको फायदा पहुंचाने की सारी बातें हैं दोस्तों। साथ साथ डीएमके के सांसद करुणानिधि ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी एआईएडीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भी पार्टी तमिलनाडु के अंदर बीजेपी के साथ में गठबंधन करेगी, आम जनता उसको पूरी तरीके से सत्ता से उखाड़ कर बाहर करेगी या जो लोग भी होंगे उनको चुनाव में बुरी तरीके से हराया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तमिल राजनीति के खिलाफ है और जो भी बीजेपी के साथ में है वो तमिल विरोधी है। इस बात को एआईएडीएमके वाले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि डीएमके पार्टी भी तो बीजेपी के साथ मिलकर केंद्र में सरकार चला चुकी है। यानी एआईएडीएमके वालों के भी अलग दावे चल रहे हैं दोस्तों। हालांकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आरएसएस वाली विचारधारा है और तमिलनाडु के अंदर आरएसएस की विचारधारा चलती नहीं है। साथ साथ दोस्तों केरल के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट आ रही है। यूडीएफ गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन को अब जो सीटें मिल रही है दोस्तों वो बहुमत से काफी ज्यादा मिल रही है। यानी यूडीएफ गठबंधन को लेकर लोक पोल ओपिनियन पोल ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। लोक पोल सर्वे बताता है कि यूडीएफ मिनिमम 77 सीटें और मैक्सिमम 81 सीटें जीतने की स्थिति में है, यानी 42 से 40% के आसपास उनको समर्थन मिल सकता है। जबकि एलडीएफ की बात करें यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो 58 से 62 सीटें जीतने की स्थिति
में है, 39 से 41% वोट शेयर मिल सकता है। एनडीए की बात करें तो 1 से 2 सीटें यानी 14 से 16% सीटें इनको भी मिल सकती है, वोट इनको भी मिल सकता है। ऐसे में एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन केवल 1 से 2 सीटें जीतेगी दोस्तों, यानी तमाम प्रयास यहाँ भी भाजपा के विफल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कई सारे बड़े कार्यक्रम छोड़कर दोस्तों केरल में प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी केरला के अंदर अपना विस्तार करेगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अमित शाह ने असम के गोलपाड़ा के अंदर चुनावी सभा में कहा कि राज्य के अंदर यूसीसी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई 4 शादी नहीं कर सकेगा। यूसीसी में कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है कि आदिवासियों पर कार्रवाई होगी। अमित शाह का दावा है कि आदिवासियों के ऊपर यूसीसी लागू नहीं होगा, यूसीसी लगेगी लेकिन आदिवासियों को इसे बाहर रखा जाएगा। बीजेपी के लोगों को अंदाजा होने लगा है कि असम के अंदर आदिवासी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, और इसीलिए दोस्तों अमित शाह और बीजेपी के जो नेता जो यूसीसी और तमाम मुद्दे को लेकर जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे, आजकल उनकी आवाज थोड़ी कम हो गई है। और यूसीसी के मामले पर भाजपा के लोग सफाइयां ज्यादा पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूसीसी के मामले पर सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं से होगा तो आदिवासी समाज से होगा, क्योंकि आदिवासी समाज अपने कल्चर से अपनी संस्कृति काफी प्रेम करते हैं दोस्तों, और कभी नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई बाहरी संस्कृति लाकर थोपा जाए। ऐसे में यूसीसी का मतलब यह है कि सरकार कोई नियम कानून बनाएगी और वो सब पर लागू होगा, और फैमिली मैटर से लेकर जमीन से जुड़े विवाद और तमाम तरीके चीजें हैं दोस्तों। ऐसे में आदिवासी समाज के लोगों के मन में चिंताएं तो बनी हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।